नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाते हैं वर्ल्ड एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट और साथ ही ब्रेकिंग न्यूज। और आज की ब्रेकिंग न्यूज है IRGC डिप्टी कमांडर की इजराइल को धमकी। अली फादमी ने कहा है कि ईरान के हमले विनाशक होंगे। ब्रिगेडियर जनरल अली फादमी ने कहा है कि हमलों के लिए तैयार रहे इजराइल। और साथ ही नसरल्लाह की शोक सभा से ही धमकी दी गई है। और ऐसे में जानकारी है कि हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से नेतन्याहू को टारगेट करने की कोशिश की। बीती रात हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से नेतन्याहू के घर को ड्रोन हमला कर तबाह करने की कोशिश की। 15 दिन के अंदर ये दूसरी बार है जब हिजबुल्लाह ने नेतन्याहू के घर पर हमला किया है। और इसी के बाद माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने नेतन्याहू को मारने का मिशन लॉन्च कर दिया है। सवाल यही है कि हिजबुल्लाह के इस मिशन का परिणाम क्या होगा। इजरायली सेना नेतन्याहू के घर पर हमले का कैसे बदला लेगी। हिजबुल्लाह को रूस और ईरान से बैकअप मिल गया है। इस बैकअप की वजह से हिजबुल्लाह एक बार फिर से शक्तिशाली हो गया है। शक्ति बढ़ने के साथ ही इजराइल में हिजबुल्लाह का फिर से बारूदी वज्रपात शुरू हो गया है। नईम कासिम और उनके लड़ाकों के टारगेट पर अब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है। हिजबुल्लाह अब नेतन्याहू की हत्या करने के लिए हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह के इस खतरनाक और खूनी प्लान का खुलासा तब हुआ जब 15 दिन के अंदर ही इजरायली प्रधानमंत्री के घर पर दूसरी बार हमला हो गया। नेतन्याहू के घर पर यह हमला अमेरिकी चुनाव के नतीजे से ठीक पहले हुआ। इजराइल के कैसारिया इलाके में नेतन्याहू का घर है। इसी इलाके में हिजबुल्लाह ने फिर धावा बोला। हिजबुल्लाह के ड्रोन का टारगेट नेतन्याहू का घर था, लेकिन इस बार हिजब का ड्रोन नेतन्याहू के घर को हिट करने में नाकाम रहा। हिजबुल्लाह का ड्रोन नेतन्याहू के घर से कुछ दूरी पर गिरा। एक बड़ा विस्फोट हुआ जिससे वहां मौजूद एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के गोदाम में आग लग गई। हमले में ना तो नेतन्याहू के घर को नुकसान पहुंचा और ना ही नेतन्याहू या उनके परिवार को, लेकिन इससे इजरायली सुरक्षा व्यवस्था की पोल एक बार फिर खुल गई। हिजबुल्लाह के नए चीफ नईम कासिम ने 2 दिन पहले जो कुछ कहा था उससे साफ हो गया था कि हिजबुल्लाह अब नेतन्याहू को मारना चाहता है। नईम कासिम ने कहा था कि पिछले हमले में नेतन्याहू बच गए थे, लेकिन हिजबुल्लाह आगे जो हमले करेगा उसमें वो मारे जाएंगे। कासिम के इस ऐलान के बाद ही हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने नेतन्याहू के घर को तबाह करने की कोशिश की। नेतन्याहू के घर पर पहला हमला 19 अक्टूबर को हुआ था। हमले की दूसरी कोशिश 5 नवंबर को हुई, यानी हिजबुल्लाह 15 दिन में नेतन्याहू को 2 बार मारने की कोशिश कर चुका है। हिजबुल्लाह ने सिर्फ नेतन्याहू के घर को तबाह करने की कोशिश नहीं की, बल्कि इजरायली सेना के कई बेस पर जबरदस्त विस्फोट किए।
उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह ने 150 से ज्यादा ड्रोन फायर किए। हिजबुल्लाह ने आईडीएफ के मेरोन बेस के पास 7 बार विस्फोट किए। हिजबुल्लाह ने अल मातला में भी इजराइल की सैन्य साइट को टारगेट किया। गैलिली में हिजबुल्लाह ने 45 से ज्यादा ड्रोन फायर किए, जिससे पूरा इलाका दहल गया। यह उसी हिजबुल्लाह का बारूदी एक्शन है जिस पर इजराइल 1.5 महीने से जबरदस्त बमबारी कर रहा है। यह वही हिजबुल्लाह है जिसके बारे में इजराइल का दावा था कि अब वो करीब करीब खत्म हो चुका है। लेकिन सच ये है कि हिजबुल्लाह अभी खत्म नहीं हुआ है। हिजबुल्लाह ने फिर से पहले की तरह हमले शुरू कर दिए हैं। सवाल यही है कि आखिर हिजबुल्लाह फिर शक्तिशाली कैसे हुआ। हिजबुल्लाह फिर से ताकतवर कैसे हो गया, इसको लेकर नई जानकारी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक अलग अलग प्रॉक्सी संगठनों के लड़ाके लेबनान पहुंचे। 5000 लड़ाके हिजबुल्लाह के लिए जंग लड़ने पहुंचे हैं। और इतना ही नहीं, नईम कासिम नए लड़ाकों की भर्ती कर रहा है। IRGC के अफसर लेबनान पहुंचे लड़ाकों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। सूचना तो यह भी है कि ईरान ने गुप्त रूप से हथियारों की खेप भेज दी है और ईरान के साथ साथ रूस ने भी हिजबुल्लाह को हथियार भेजे हैं और इसी मदद से हिजबुल्लाह की ताकत बढ़ गई और उसने नए सिरे से इजराइल को दहलाना शुरू कर दिया। दूसरे प्रॉक्सी संगठनों का साथ मिला, ईरान और रूस से बैकअप मिला, तो हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ गर्जना शुरू कर दी। हिजबुल्लाह ने यह वीडियो जारी कर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। इस वीडियो के जरिए इजराइल को बड़ा खामियाजा भुगतने की धमकी दी गई है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 15 दिनों के अंदर इजराइल के पीएम के घर पर 2 बार हमले के बाद अब इजराइल क्या करेगा? नेतन्याहू और उनकी सेना का अगला कदम क्या होगा? इजराइल ने पिछले हमले के लिए भी ईरान को जिम्मेदार कहा था। अब दूसरी बार हमला हुआ है, तो क्या इसका प्रतिशोध लेने के लिए इजरायली सेना ईरान को भी निशाना बना सकती है या फिर इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ हमलों को और तेज करेगा? चौबीस घंटे के अंदर इजराइल ने लेबनान में जिस तरह से भीषण हमले किए हैं, उससे तो यही लग रहा है कि हिजबुल्लाह पर इजराइल का बारूदी वज्रपात अब और तेज होने जा रहा है। दक्षिणी लेबनान में भीषण बमबारी कर आईडीएफ इस तरह से हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह कर रही है। लेबनान के अल जबाल इलाके में इजराइल ने एक पूरे गांव को जला दिया। दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ ने भीषण बमबारी कर एक और गांव को समतल कर दिया। दक्षिणी लेबनान में ही इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह का एक कमांडर मारा गया। आईडीएफ न सिर्फ हिजबुल्लाह की सुरंगों को तबाह कर रही है, बल्कि कंक्रीट और सीमेंट से उसे पाट भी रही है। लेबनान सरकार ने रिपोर्ट जारी कर कहा है कि इजराइल के हमले में मारे गए लोगों की संख्या 3000 के पार पहुंच गई है। लेबनान में यह नरसंहार और बढ़ने वाला है, क्योंकि नेतन्याहू के घर पर हमले से भड़की इजरायली सेना की बमबारी और तेज होने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
अभी ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है, लेबनान में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो चुका है। मैस अल जबाल में हिज़्ब का ठिकाना उड़ाने की भी जानकारी है। हिज़्ब के गोदामों में लगाए गए हैं विस्फोटक और विस्फोट के बाद इजरायली सैनिकों के जश्न की तस्वीरें आई हैं सामने। ईरान की इजराइल पर हमलों की तैयारी अंतिम चरण में है और किसी भी वक्त इजराइल पर एडवांस वॉरहेड के साथ हाइपरसोनिक गति वाली ईरानी मिसाइलों की बरसात हो सकती है। इन हमलों से पहले ईरान ने अपनी मिसाइलों के कोऑर्डिनेशन के लिए रूस के जरिए 2 सैटेलाइट भी लॉन्च किए हैं। रिपोर्ट है कि ईरान ने हैक अटैक करके इजरायली न्यूक्लियर ठिकानों और मिसाइल बेस की अहम जानकारी चुरा ली है। किन ठिकानों पर हमले किए जाएंगे, इसकी लिस्ट तैयार हो चुकी है। रूसी वायुसेना और मिसाइल फोर्सेस के लीडर्स भी ईरान पहुंच चुके हैं और उधर इजराइल ने इन हमलों से बचने के लिए तैनाती शुरू कर दी है। अमेरिका के B-52 बॉम्बर कतर पहुंच चुके हैं। देखिए कैसे एक बड़ी जंग के चक्रव्यूह में अरब फंस चुका है। अरब की सभी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट है कि ईरान 5 नवंबर को या उसके बाद कभी भी इजराइल पर मिसाइल हमले करके 26 अक्टूबर का प्रतिशोध पूरा कर सकता है। इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है और कभी भी इजराइल पर ईरान के बड़े हमले शुरू हो सकते हैं, क्योंकि ईरान ने मिसाइलों के कोऑर्डिनेशन के लिए 2 नए सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। Прошел контакт подъема. Двигатели центрального и боковых блоков вышли на режим. 5 नवंबर को रूस के सोयूज सैटेलाइट कैरियर से ईरान के 2 सैटेलाइट लॉन्च किए गए। इन सैटेलाइट्स के नाम हुदहुद और कोसार हैं। इजराइल पर हमलों से पहले ये मिलिट्री सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए हैं। रूसी जमीन से ईरान के सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए तो उसके साथ ही रूसी वायुसेना और मिसाइल फोर्सेस के बड़े अधिकारी भी ईरान पहुंचे हैं। रूसी एयरफोर्स का एक एंटोनोव AN-148 प्लेन मेहराबाद में लैंड हुआ है। इस विमान में रूसी वायुसेना और मिसाइल फोर्सेस के बड़े अधिकारी थे। माना जा रहा है कि रूसी फौज इजराइल पर अटैक कोऑर्डिनेशन के लिए ईरान पहुंची है। ये बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल विशेषज्ञ ईरान की मदद के लिए पहुंचे हैं। ईरान ने इजराइल के अहम न्यूक्लियर ठिकानों, मिसाइल बेस और एयर बेस का डेटा भी हैक कर लिया है। ईरान की साइबर सेल ने इजराइल पर बड़ा हैक अटैक किया है। ईरान के हैकर्स ग्रुप रदवान साइबरपाल ने नेशनल सिक्योरिटी डेटा हैक कर लिया है। इस ग्रुप ने 5000 इजरायली सेटलर्स का डेटा चोरी कर लिया है। इसके साथ ही इजरायली सैनिकों और कमांडरों की जानकारी भी चोरी की है। रिपोर्ट है कि इजराइल के सबसे बड़े नेवातिस एयरबेस का डेटा भी हैक किया गया है। इसके साथ ही इजरायली परमाणु संयंत्रों की अहम जानकारी भी चोरी की गई है। इजराइल पर हमलों से पहले ईरान ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए रूस से विशेषज्ञ बुलाए हैं और इस हमले से पहले ही इजराइल के अहम सैन्य बेस और एयरबेस का डेटा भी हासिल कर लिया है। आशंका है कि इस बार ईरान इजराइल के परमाणु संयंत्रों को निशाना बना सकता है। इन संयंत्रों में इजराइल के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन होने की रिपोर्ट है।
फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट सेंटर फॉर नॉन प्रोलिफरेशन स्टडीज और कानीज एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस की रिपोर्ट है कि नेगेव रेगिस्तान में डिमोना न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है। यहाँ प्लूटोनियम का प्रोडक्शन और हथियारों से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर है। इजराइल का दूसरा हथियार भंडार एलाबन में है। यहाँ टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार रखे होने की रिपोर्ट है। कफार जखारिया इजराइल का संदिग्ध न्यूक्लियर मिसाइल बेस है। नाहल सोरेक में हथियारों के डिजाइन, निर्माण और रिसर्च का काम होता है। योदेफात में इजराइल की संदिग्ध न्यूक्लियर वेपन असेंबली फैसिलिटी है। तिरोश में इजराइल का परमाणु हथियार भंडार होने की रिपोर्ट है। राफाल में भी इजराइल की न्यूक्लियर वेपन असेंबली फैसिलिटी होने की रिपोर्ट है और ये सब ठिकाने ईरान के निशाने पर हो सकते हैं। ईरान ने मिसाइल फोर्सेस के साथ साथ अपनी नेवी को भी युद्ध के लिए तैयार कर दिया है। ईरान ने अजरबैजानी नौसेना के साथ युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। ईरान और अजरबैजान की सेना कैस्पियन सागर में युद्धाभ्यास कर रही है। इसे आजिरेक्स 2024 नाम दिया गया है। युद्धाभ्यास में ईरान के 4 गाइडेड मिसाइल क्रूजर शामिल हैं। ड्रिल के दौरान समंदर से सतह पर हमला करने का अभ्यास किया जा रहा है। इसके अलावा समंदर में मॉक टारगेट पर भी हमले किए जा रहे हैं। ईरान इजराइल पर हमले की तैयारी पूरी कर चुका है। अमेरिका और इजराइल भी ईरान की तैयारी के बाद चौकन्ने हो गए हैं। इजराइल ने ईरानी हमलों की आशंका को देखते हुए स्पेशल अलर्ट जारी कर दिया है। इजराइल की रिपोर्ट है कि ईरानी मिसाइल बेस से बड़े पैमाने पर मिसाइल ट्रांसपोर्ट की गई हैं। ईरान के हमले यमन, इराक और सीरिया से भी हो सकते हैं। इजराइल ने अपने सैन्य बेस, एयरबेस और न्यूक्लियर प्लांट्स के करीब सुरक्षा तैनाती बढ़ा दी है। अमेरिका ने इजराइल की मदद के लिए ईरान से बातचीत की पहल की है। अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई से अपील की है कि वो इजराइल पर हमले ना करें। ईरानी हमलों से क्षेत्रीय शांति खतरे में पड़ सकती है। अमेरिका को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि ईरानी मिसाइलें प्रतिरोध के लिए हैं, ना कि हमले के लिए। इजराइल ने ईरान पर हमले करके गलती की है। ईरान हर हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। अमेरिका भी यह तय मान रहा है कि ईरान के हमलों को रोकना मुमकिन नहीं है। ऐसे में ईरान पर दबाव बनाने के लिए अरब में अपने न्यूक्लियर बॉम्बर तैनात कर रहा है। अमेरिका ने अपने 6 B-52 न्यूक्लियर बॉम्बर अरब भेजे हैं। ये बॉम्बर नॉर्थ डकोटा के माइनोट एयरफोर्स बेस पर तैनात थे। रिपोर्ट है कि अमेरिका के बॉम्बर कतर के अल उदैद बेस पर भेजे गए हैं। इसके अलावा F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट की अतिरिक्त स्क्वाड्रन भी अरब भेजी गई है। इससे पहले भी अरब में फाइटर जेट और डिस्ट्रॉयर की तैनाती बढ़ाई गई थी। माना जा रहा है कि इस बार इजराइल पर हमलों के बाद अमेरिका ईरान के खिलाफ सर्जिकल एयर स्ट्राइक शुरू कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो अरब की जंग में अमेरिका की एंट्री हो जाएगी और इसके साथ ही ईरान अमेरिका की जंग शुरू हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर आ रही है। आईडीएफ के हमलों से लेबनान में बहुत ज्यादा तबाही हुई है। गाजा जैसा हुआ दक्षिणी लेबनान का हाल। मलबे में तब्दील हुई बड़ी बड़ी इमारतें।
ईरान और लेबनान इजराइल से बदला लेने के लिए बेचैन है। इसके लिए खमेनेई के इशारे पर एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। इजराइल दहन के लिए IRGC और प्रॉक्सी गुटों के शीर्ष कमांडर्स की मीटिंग हुई, जिसमें हमले का प्लान बनाया गया, जिसमें तय हुआ कि सारे प्रॉक्सी एकजुट होकर हमला करेंगे। लेकिन हमले की कमान इस बार इराक में एक्टिव प्रॉक्सी गुट कताइब हिजबुल्लाह को दी जाएगी। यानी अब इजराइल के खिलाफ एक और फ्रंट खुलने का खतरा बढ़ गया है। अब इराक से भी इजराइल पर बारूद की बारिश हो सकती है। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जानिए आखिर क्या है खमेनेई का पूरा प्लान, जिससे इजराइल में भारी तबाही का अंदेशा है। जब से नईम कासिम ने हिजबुल्ला की कमान संभाली है, हिजबुल्ला के हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इजराइल के उत्तरी बॉर्डर पर रॉकेट स्ट्राइक के अलावा ड्रोन स्ट्राइक भी की जा रही है। हमले इतने ज्यादा किए जा रहे हैं जिससे लितानी की तरफ बढ़ रहे IDF सैनिकों को कुछ वक्त के लिए रुकना पड़ा है। मोसाद ने इनपुट भेजा है कि हिजबुल्लाह को लगातार हथियार मिल रहे हैं। नईम कासिम के चीफ बनने के बाद एक बड़ी खेप लेबनान पहुंची है, जिसमें कामिकाज़े ड्रोन के अलावा शॉर्ट रेंज मिसाइल भी शामिल है। जो तैयारी हिजबुल्लाह ने की है, उससे लग रहा है कि इजराइल अभी लेबनान को गाजा नहीं बना सकता, क्योंकि हिजबुल्लाह की मदद के लिए ईरानी प्रॉक्सी एकजुट हो चुके हैं। IRGC और प्रॉक्सी गुटों के कमांडर के बीच एक सीक्रेट मीटिंग हुई है, जिसमें हिजबुल्लाह के साथ मिलकर इजराइल तबाही का ब्लूप्रिंट बनाया गया। मीटिंग में फैसला ले लिया गया है कि अब इराक से इजराइल पर हमले किए जाएंगे और इसके लिए कताइब हिजबुल्लाह को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। यानी हिजबुल्लाह का बदला लेने के लिए कताइब हिजबुल्लाह फ्रंट फुट पर आकर हमले कर सकता है। जिस मीटिंग के बारे में मोसाद ने खुफिया जानकारी दी है, उस मीटिंग में कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी भी मौजूद था, जिसने खमेनेई के कहने पर इजराइल में तबाही का नया फ्रंट तैयार किया है। ईरानी प्रॉक्सी के चक्रव्यूह में इजराइल फंसता दिख रहा है, क्योंकि गाजा फ्रंट से हमास फिर एक्टिव हो गया है। उसके 40,000 लड़ाके बदला लेने के लिए बेचैन हैं। लेबनान फ्रंट से हिजबुल्लाह के 1 लाख लड़ाके उत्तरी बॉर्डर पर घुसपैठ के लिए तैयार हैं, जबकि सीरिया फ्रंट से जैनबिया और फातमिया ब्रिगेड के 30,000 लड़ाके हिजबुल्लाह की मदद करने लेबनान पहुंच रहे हैं। इसी तरह इराक से कताइब हिजबुल्लाह और हरकत अल नुस्बा के 70,000 लड़ाके हमले की तैयारी में हैं, जबकि बहरीन से अल अश्तर ब्रिगेड ईरानी प्रॉक्सी के 6,000 लड़ाके तैयार हैं, जबकि IRGC अपनी 1.5 लाख फोर्स के साथ ईरानी प्रॉक्सी की मदद का ऐलान कर चुका है। इसके अलावा यमन में मौजूद होती के 30,000 लड़ाके लाल सागर के अलावा इजराइल पर मिसाइल स्ट्राइक कर सकते हैं। ईरानी प्रॉक्सी का एकीकरण इजराइल के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि इजराइल को अब यह तय करना पड़ेगा कि वो पहले लेबनान और गाजा पर हमला करे या फिर ईरानी प्रॉक्सी के हमले रोकने के लिए सुरक्षा घेरा तैयार करे। ईरान ने नया प्लान बनाकर इजराइल को घेर लिया है, जिसमें इराक को हमले का नया फ्रंट बना दिया है। हमास, हिजबुल्लाह और हूती के बाद अब कताइब हिजबुल्लाह इजराइल पर हमले करेगा। इसके लिए सिर्फ अब खामेनेई के आदेश का इंतजार है। हालांकि कताइब हिजबुल्लाह के हमले का पैटर्न क्या होगा, ये अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन मोसाद का इनपुट है कि कताइब के पास मिसाइलों की अच्छी खासी खेप मौजूद है। इसके अलावा IRGC ने गोलन लिबरेशन यूनिट को एक्टिव कर लिया है। गोलन लिबरेशन यूनिट में हरकत अल नुस्बा के लड़ाके शामिल हो रहे हैं। गोलान ब्रिगेड पर IRGC का कंट्रोल है। IRGC के इशारे पर गोलन हाइट्स फ्रंट से इजराइल पर हमले किए जाएंगे। सीरिया सिविल वॉर के दौरान भी गोलन ब्रिगेड एक्टिव थी, जिसमें कताइब हिजबुल्लाह और असाइब अहल अल हक के लड़ाके शामिल थे। अब IRGC उसी तरह के पैटर्न को इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल करने वाला है। अंतर सिर्फ इतना है कि इस बार इराक को वॉर सेंटर बनाया गया है, जबकि पहले सीरिया था।
हालांकि सीरिया में भी इजराइल ने पहली बार ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ फाइटर जेट से भी बम बरसाए जा रहे हैं। सीरिया की राजधानी दमिश्क में आईडीएफ ने हिजबुल्लाह ठिकाने पर हमला किया। दक्षिणी दमिश्क में हिजबुल्लाह का इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर था। अंडरग्राउंड ठिकाने पर इजराइल के लड़ाकू विमानों ने बम बरसाए। बंकर बस्टर बम से खुफिया ठिकाने को तबाह कर दिया गया। हमले में सीरिया में हिजबुल्लाह का इंटेलिजेंस चीफ मारा गया। सीरिया में हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस चीफ का नाम महमूद मोहम्मद शाहीन है। सीरिया में हिजबुल्लाह के ऑपरेशन की कमान शाहीन के पास थी। लेबनान में सीरिया से गोला बारूद सप्लाई कराता था और ईरानी प्रॉक्सी से कोऑर्डिनेशन इसी इंटेलिजेंस सेंटर के जरिए होता था। इसी सेंटर में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बड़े हमले की प्लानिंग की गई। हमले के वक्त हिजबुल्लाह और प्रॉक्सी कमांडर इसी सेंटर में मौजूद थे। हमले में महमूद मोहम्मद शाहीन के अलावा कई और कमांडर्स मारे जाने का अंदेशा है। लेबनान और सीरिया में इजराइल के हमलों से ईरानी प्रॉक्सी तमतमा गए हैं। आईआरजीसी ने धमकी दी है, अगर इजराइल ने हमले नहीं रोके तो उसे इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। गाजा, लेबनान के बाद सीरिया में हमले करके इजराइल हमारे सब्र का इम्तिहान ना ले। लेकिन इजराइल पर धमकी का कोई असर नहीं हुआ है। वो लगातार हमले कर रहा है। सीरिया में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करके बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने इरादे जता दिए हैं कि अब टारगेट पर दूसरे प्रॉक्सी संगठन भी आ गए हैं। ये सीरिया की राजधानी दमिश्क में इजराइल के हमले की तस्वीरें हैं। इजराइल के फाइटर जेट ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बम बरसाए, साथ ही दूसरे प्रॉक्सी के खिलाफ भी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इजराइल के हमलों से गुस्से में आई प्रॉक्सी ने भी पलटवार शुरू कर दिया है। हिजबुल्लाह ने कई मिलिट्री पोस्ट पर हमले किए। इस मैप में जितने भी लाल निशान दिख रहे हैं, ये सभी उत्तरी इजराइल में पड़ते हैं। इन जगहों पर हिजबुल्लाह ने रॉकेट दागे हैं। इसके अलावा नीले निशान वाली जगहों पर ड्रोन स्ट्राइक की है। यानी बीते 24 घंटों में हिजबुल्लाह ने 20 से ज्यादा हमले किए हैं। इसके अलावा हूती ने भी लाल सागर में हमले बढ़ा दिए हैं। हूती की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें एक इजरायली शिप को घेरते हुए दिखाया है, जबकि पहली बार कताइब हिजबुल्लाह ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें इजराइल के हाइफा पोर्ट पर मिसाइल दागते हुए दिखाया गया है। यानी कताइब हिजबुल्लाह ने तैयारी कर ली है, वो इराक के अलावा लेबनान और गोलन हाइट्स से भी हमले करेगा। वहां अल नुजबा के साथ मिलकर गोलान लिबरेशन यूनिट को एक्टिव किया गया है। अल नुजबा ने गोलान यूनिट का एक वीडियो जारी करके अपने तेवर जता दिए हैं। कई फ्रंट से ईरानी प्रॉक्सी हमले की तैयारी में है। इजराइल में भारी तबाही मच सकती है। ये आने वाले वक्त में इजराइल के लिए बड़े संकट की दस्तक है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। गोलन पहाड़ी पर इजराइल का ऑपरेशन शुरू हो गया है। बारूदी सुरंगों को आईडीएफ ने निष्क्रिय कर दिया है। डेटोनेशन से हुए हैं सीरियल ब्लास्ट। अमेरिका का चुनाव रूस के लिए अवसर बनकर आया है। अमेरिकी प्रशासन जब चुनाव में व्यस्त, उसी दौरान रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमले बढ़ा दिए हैं और सेना तेजी से पश्चिमी यूक्रेन की ओर बढ़ रही है। यूक्रेन के पास हथियारों की कमी हो रही है। पुतिन ने यूक्रेनी सेना पर नए हथियारों से हमले शुरू कर दिए हैं। पुतिन ने यूक्रेन पर दम घोटू बम का इस्तेमाल बढ़ा दिया है। यूक्रेनी केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोटेक्शन कमांड भी इस बम की गैस के बारे में कोई जानकारी नहीं जुटा पा रही है। और इसके साथ ही पुतिन ने अमेरिका में भी बड़े हमले की प्लानिंग तैयार कर ली है। देखिए क्या है पुतिन का यूएस और यूक्रेन को लेकर एक प्लान।
अमेरिका की दोनों पार्टी फिलहाल चुनाव में व्यस्त हैं और इसी कारण से यूक्रेन को हथियारों की मदद धीमी हो गई है। पुतिन ने अमेरिकी चुनाव को अवसर में बदल दिया है और पूर्वी यूक्रेन के मोर्चों पर हमले तेज करके रूसी सेना पश्चिम की ओर तेजी से बढ़ रही है। चार नवंबर को रूसी सेना ने यूक्रेन पर गाइडेड और प्रिसिशन स्ट्राइक करके भयंकर तबाही मचाई है और कई मोर्चों पर कब्जा कर लिया है। रूस के ऑपरेशन टैक्टिकल एविएशन, यूएवी ब्रिगेड और मिसाइल फोर्सेस ने यूक्रेन के बड़े सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया है। रूस ने यूक्रेन पर 4 नवंबर को 132 ड्रोन और मिसाइल हमले किए। इन हमलों में यूक्रेन के सैन्य बेस, सेना को ईंधन देने वाले तेल डिपो, ऑयल रिफाइनरी तबाह हो गए। इसके अलावा यूएसवी यानी अनक्रूज सरफेस वेसल बनाने वाली फैक्ट्री और टूरिस्ट साइट तबाह हुई है। रूस का दावा है कि यूक्रेन के 7 हाइमर्स रॉकेट लॉन्चर भी तबाह कर दिए गए। रूस ने बीते कुछ दिनों से यूक्रेन पर केमिकल हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन की रेडिएशन, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोटेक्शन कमांड की रिपोर्ट है कि रूस ने पहले विश्व युद्ध में इस्तेमाल किए गए बमों से हमले शुरू कर दिए हैं। इन बमों से विस्फोट से एक गैस निकलती है। गैस के संपर्क में आते ही दम घुटने से सैनिकों की मौत हो जाती है। इस गैस की पहचान अभी तक यूक्रेन की केमिकल प्रोटेक्शन कमांड नहीं कर पाई है। यूक्रेन ने गैस की पहचान करने के लिए हाई एंड गैस डिटेक्टर तकनीक की मांग की है। यूक्रेन का दावा है कि अक्टूबर और नवंबर में रूस ने केमिकल हथियारों से 323 हमले किए हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस पहले जिन केमिकल हथियारों से हमले कर रहा था, ये गैस उनसे अलग है और इस रहस्यमय गैस के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। रूस की सेना इन बम हमलों से यूक्रेनी सेना को पीछे ढकेल रही है और बहुत तेजी से नए इलाकों पर कब्जा कर रही है। अक्टूबर के महीने में रूस ने यूक्रेन का 414 वर्ग किलोमीटर इलाका कब्जा किया है। सेवेरोडोनेस्क, लिजिचांस्क, सेलिदोव और पोक्रोवस्क शहरों पर अक्टूबर में ही रूस ने कब्जा किया है। 3 नवंबर को रूसी सेना ने पोक्रोवस्क के करीब विचनेवे गांव पर कब्जा कर लिया। फिलहाल रूसी सेनाएं कोराखोव क्षेत्र की तरफ बढ़ रही हैं। रूसी सेनाओं को रोकने के लिए यूक्रेन के पास पर्याप्त हथियार नहीं है और रूस यूक्रेनी सैनिकों को खत्म करने के लिए रहस्यमय गैस का इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन की रिपोर्ट है कि केमिकल हमलों के साथ साथ रूस ने ड्रोन अटैक भी 10 गुना बढ़ा दिए हैं। ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूस ने एक हफ्ते में 500 शाहिद ड्रोन से हमले किए हैं। इसके साथ ही 900 बम हमले किए गए हैं। सितंबर के महीने में रूस ने यूक्रेन पर 1331 ड्रोन हमले किए, जबकि अक्टूबर में 1908 ड्रोन हमले किए गए। इस हिसाब से रूस ने यूक्रेन पर रोज 62 ड्रोन हमले किए हैं। इसके साथ ही रूस ने यूक्रेन पर फैब 1500 बम से हमले भी बढ़ा दिए हैं। दूसरी तरफ अमेरिका में चुनाव के चलते यूक्रेन का ड्रोन और मिसाइलों की सप्लाई धीमी हो गई है। यूक्रेन अमेरिका में चुनाव खत्म होने और नए प्रेसिडेंट के कुर्सी संभालने का इंतजार कर रहा है, क्योंकि नया प्रेसिडेंट बनने के बाद ही यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई पर फैसला लिया जा सकेगा।
लेकिन पुतिन ने सिर्फ यूक्रेन पर ही नहीं बल्कि अमेरिका पर भी हमले करने की प्लानिंग कर ली है। अमेरिकन मीडिया की रिपोर्ट है कि अमेरिका जाने वाले विमानों में रूस आग लगाने की साजिश कर रहा है। अमेरिकन मीडिया के मुताबिक रूस के एजेंट्स अमेरिका सहित नेटो देशों पर सबोटाज हमलों की प्लानिंग कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रूस पार्सल में विस्फोटक पैक करके भेज रहा है। इन्हें कार्गो और यात्री विमानों में लोड किया जाना है। पोलैंड में लोडिंग से पहले ही एयरपोर्ट पर एक पार्सल जलने लगा। गिरफ्तार किए गए पोलिश नागरिक ने इस साजिश के बारे में जानकारी दी। आरोप है कि रूस कोरियर कंपनियों के जरिए विस्फोटक वाले पार्सल ईयू देशों और अमेरिका भेज रहा है। इसके बाद उन्हें डेटोनेट करके आग लगाने की साजिश है। रूस यूक्रेन के साथ साथ उसके मददगार देशों पर भी सबोटाज हमले करके बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश में है। रूस का मकसद है अमेरिका का नया राष्ट्रपति बनने से पहले यूक्रेन का बड़ा हिस्सा जीतना और उसके मददगार देशों को चोट पहुंचाना। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कुर्स्क में घुसी यूक्रेनी फोर्स बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है। रूस और उत्तर कोरिया के हजारों सैनिकों ने यूक्रेनी फोर्स को तीन तरफ से घेर लिया है। यूक्रेन के लिए मुश्किल यह है कि रूसी और उत्तर कोरिया के सैनिकों ने यूक्रेनी फोर्स के सामने सरेंडर का विकल्प भी नहीं छोड़ा है। इसका मतलब यह हुआ कि यूक्रेनी सेना का खात्मा होना तय है। ज़ेलेंस्की ने कुर्स्क में अपनी सेना को बचाने के लिए नेटो से मदद की गुहार लगाई। सवाल यही है कि क्या नेटो यूक्रेनी सैनिकों का रेस्क्यू कर पाएगा? रूस के कुर्स्क में जो कुछ हो रहा है वो महाजंग की वजह बन सकता है। कुर्स्क की लड़ाई 48 घंटे के अंदर पूरी तरह से बदल गई है। कुर्स्क में दाखिल हुई ज़ेलेंस्की सेना चारों तरफ से घिर गई है। कुर्स्क की धरती यूक्रेनी सेना के लिए कब्रिस्तान बनने जा रही है। रूस के लिए किम की सेना ने यूक्रेन के खिलाफ बड़ा और विध्वंसक संग्राम छेड़ दिया है। उत्तर कोरिया के 11,000 सैनिक कुर्स्क पहुंच गए हैं। 2,000 सैनिक रास्ते में हैं। वो भी कुर्स्क में मोर्चा संभालने वाले हैं। कुर्स्क में किम सेना की एंट्री के साथ ही यूक्रेनी फोर्स को बहुत बड़ा झटका पहुंचा है। रूस और उत्तर कोरिया के सैनिकों ने यूक्रेनी फोर्स को कई मोर्चों पर घेर लिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक कुर्स्क में घुसे 15,000 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक मारे जा चुके हैं। कुर्स्क में यूक्रेन की जो टुकड़ी बची है वो तीन तरफ से घिर चुकी है। एक तरफ से रूस की सेना ने घेर लिया है तो दो तरफ से उत्तर कोरिया के सैनिकों ने घेरा डाल दिया है। यूक्रेनी फोर्स को घेरने के साथ ही रूस और उत्तर कोरिया के सैनिकों ने यूक्रेनी फोर्स की सप्लाई लाइन काट दी है। इस तरह ज़ेलेंस्की के सैनिक न सिर्फ घिर गए हैं बल्कि निहत्थे हो गए हैं। कुर्स्क में अब सूरत हाल यह है कि यूक्रेनी फोर्स के पास सरेंडर करने का विकल्प भी नहीं बचा है। ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तर कोरिया के स्पेशल कमांडो ऑन द स्पॉट यूक्रेनी सैनिकों का संहार कर रहे हैं। यह संहार तब शुरू हुआ जब कुर्स्क में किम के हजारों सैनिक पहुंच गए। पुतिन ने अपनी सेना के साथ साथ उत्तर कोरिया के सैनिकों को भी आदेश दे दिया है कि कुर्स्क से यूक्रेनी फोर्स को पूरी तरह से खत्म करें।
पुतिन ने उत्तर कोरिया से हजारों स्पेशल कमांडो इसी मिशन के लिए बुलाए हैं। पुतिन का आदेश आया तो उत्तर कोरिया के सैनिकों ने खतरनाक रक्तपात करना शुरू कर दिया। रूसी एयरफोर्स आसमान से भीषण बमबारी कर रही है तो रूस की पैदल सेना धावा बोल रही है। उत्तर कोरिया के सैनिक दो तरफ से हमले कर रहे हैं। यूक्रेनी सैनिक अब बड़ी संख्या में मारे जा रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अपनी बची हुई सेना को कुर्स्क से निकालने के लिए नेटो से मदद की गुहार लगाई है। इसके बाद नेटो ने यूक्रेन की मदद के लिए आपात बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि नेटो उत्तर कोरिया के सैनिकों से निपटने का ब्लूप्रिंट तैयार करेगा। कुर्स्क में यूक्रेनी फोर्स तभी बच सकती है जब यूक्रेनी फोर्स रूस और उत्तर कोरियाई सैनिकों को जबरदस्त तरीके से काउंटर करे। यूक्रेन भीषण हमला तभी कर सकेगा जब उसे नेटो की तरफ से जरूरी मदद मिले। ये बात नेटो को भी मालूम है। यही वजह है कि नेटो अब यूक्रेन को हथियारों की बड़ी खेप भेजने की तैयारी कर रहा है। नेटो चीफ मार्क रूटे ने कहा है कि नेटो यूक्रेन के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है। उत्तर कोरिया के सैनिकों से निपटने के लिए नेटो यूक्रेन की पूरी सहायता करेगा। कुर्स्क में युद्ध के लिए नेटो यूक्रेन को जरूरी हथियार देगा। नेटो के सैन्य अधिकारी कुर्स्क में यूक्रेनी फोर्स को बचाने के लिए रणनीति बना रहे हैं। नेटो की मदद से यूक्रेन इसी रणनीति के तहत कुर्स्क में हमला कर सकता है। लेकिन सच ये है कि अगर यूक्रेन के काउंटर एक्शन में देरी हुई तो रूस और उत्तर कोरिया के सैनिक यूक्रेनी फोर्स का कुर्स्क में सफाया कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। गाजा में विध्वंस का एक और दौर शुरू हो चुका है क्योंकि मिस्र अमेरिका की कोशिश के बावजूद हमास और इजरायल में युद्ध विराम फिर से टल गया। हमास ने कई शर्तें लगा दी हैं जबकि इजरायल बंधकों की रिहाई पर अड़ा है। ऐसे में युद्ध विराम प्रस्ताव ठुकराए जाने से बेंजामिन का गुस्सा बढ़ गया है और गाजा में तबाही का फरमान जारी कर दिया गया है। उधर हमास ने भी हमले बढ़ा दिए हैं जिससे गाजा फ्रंट फिर से सुलग उठा है। गाजा में विनाश का अगला चरण आरंभ हो चुका है क्योंकि हमास ने युद्ध विराम का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। इसका सीधा मतलब है कि इजराइल अब हमले रोकेगा नहीं बल्कि उनकी तीव्रता और बढ़ा देगा। सिनवार की मौत के बाद यह लग रहा था कि अब शायद युद्ध विराम हो जाए। कतर, मिस्र, जॉर्डन, अमेरिका इसी कोशिश में लगे थे, लेकिन दिए गए प्रस्ताव को हमास ने ठुकरा दिया है। साथ ही एक शर्त भी लगा दी है। जब तक इजरायली सेना गाजा को पूरी तरह से खाली नहीं करेगी तब तक कोई समझौता नहीं हो सकता। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही युद्ध विराम से इनकार कर चुके हैं, लेकिन अमेरिका के दबाव में आकर वो तैयार हो गए थे। लेकिन अब बेंजामिन ने फिर से हमले तेज करने का आदेश दे दिया है, जबकि अमेरिका ने इजरायल को सलाह दी है इजरायल को युद्ध विराम के लिए शर्तों में ढील देनी चाहिए। साथ ही गाजा में राहत सामग्री बढ़ानी चाहिए, रिहायशी इलाकों पर हमले रोकने चाहिए। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने सलाह मानने के बजाय हमले तेज कर दिए हैं। ये इजरायल के गाजा पर हमले का वीडियो है जिसमें उत्तरी गाजा में 252वीं डिवीजन ने भारी तबाही मचाई है। एक भी इमारत नहीं बची है। चारों तरफ तबाही तबाही दिख रही है। इस बीच इजरायल को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा है। कई जगहों पर हमास लड़ाकों ने गोरिल्ला युद्ध नीति से हमले किए और आईडीएफ सैनिकों को टैंक छोड़कर भागना पड़ा। ये उसी टैंक और आर्मर्ड व्हीकल की तस्वीरें हैं। इस बीच अमेरिका ने इजरायल पर दबाव बनाया कि वो युद्ध विराम करे। इसके लिए मिस्र चैनल के जरिए हमास की बातचीत की, जिसमें हमास अल्पकालिक युद्ध विराम के लिए तैयार भी हो रहा था। मिस्र ने जो समझौता रखा था उसके मुताबिक
48 घंटे के प्रारंभिक युद्ध विराम से शुरुआत होनी थी, जिसके दौरान हमास को अगले 10 दिनों में 4 इजरायली बंधकों को रिहा करने के लिए कहा गया था। इस दौरान नेतन्याहू ने कहा था, बंधकों को रिहा करने वालों को वो लाखों डॉलर और गाजा से सुरक्षित बाहर निकलने का रास्ता देने को तैयार है। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू सारे बंधकों की रिहाई के लिए कह रहे थे, जिनकी संख्या 101 बताई जा रही है, जिसके लिए हमास तैयार नहीं था। हालांकि मिस्र और अमेरिका ने आश्वासन दिया था कि एक बार छोटा युद्ध विराम सफल हुआ तो लंबे पूर्णकालिक युद्ध विराम पर बात की जा सकती है। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू की जिद और हमास की शर्तों से एक बार फिर युद्ध विराम टल गया। अब फिर से गाजा में हमले तेज हो गए हैं और उधर हमास लड़ाके भी इजराइल पर रॉकेट दाग रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। क्या अमेरिका में पुतिन के पसंद का राष्ट्रपति बनने जा रहा है? क्या ट्रंप दूसरी बार व्हाइट हाउस में जाने वाले हैं? क्या रूस ने ट्रंप को जितवाने के लिए अमेरिकी चुनाव में दखल दिया है? अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने जो अलर्ट जारी किया है उसमें तो रूस पर बड़ा और सनसनीखेज आरोप लगाया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने से पहले ही व्हाइट हाउस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। परिणाम आने से पहले ही व्हाइट हाउस की चारों तरफ से बाड़ेबंदी कर दी गई। व्हाइट हाउस इस वक्त अभेद्य सुरक्षा चक्र में है। व्हाइट हाउस की सुरक्षा इसलिए बढ़ा दी गई है क्योंकि अमेरिका को डर है कि चुनाव के दौरान रूस बड़ी साजिश रच सकता है। अमेरिकी इंटेलिजेंस को रूस के षड्यंत्र को लेकर कुछ इनपुट मिले हैं। इसके बाद अमेरिकी इंटेलिजेंस ने अलर्ट जारी कर दिया है। अलर्ट में कहा गया है कि रूस अमेरिका में बड़ी साजिश रच सकता है। रूस लोगों को भड़काकर दंगा करवाने की फिराक में है। इसी अलर्ट के बाद अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां चौकस हो गई हैं। ये कोई पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने रूस पर इतना बड़ा आरोप लगाया है। अमेरिका ने रूस पर चुनावों में दखल देने का इल्जाम भी लगाया है। इस इल्जाम के मुताबिक रूसी इंटेलिजेंस और उसके हैकर्स ट्रंप को जितवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। आरोप है कि ट्रंप को जितवाने के लिए रूस अमेरिकी कानून और उसकी सुरक्षा से खेल रहा है। अब सवाल यही है कि क्या सच में रूस ने अमेरिकी चुनावों में दखल दिया? क्या पुतिन के आदेश पर रूसी इंटेलिजेंस ने गुप्त रूप से ट्रंप की मदद की? उससे बड़े सवाल यह है कि क्या अमेरिका में पुतिन की पसंद का राष्ट्रपति बनने जा रहा है? इन सवालों का आधिकारिक जवाब मिलना मुश्किल है, लेकिन सच ये है कि रूस का झुकाव ट्रंप की तरफ ही है। ऐसे में हो सकता है कि रूस ने ट्रंप की मदद की हो। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अब आपको दिखाते हैं कि अंतरिक्ष में जापान का ऐसा अद्भुत प्रयोग, वो प्रयोग अगर सफल हुआ तो अंतरिक्ष की दुनिया में बड़ी छलांग साबित होगा। खास बात यह कि नासा के अलावा सभी अंतरिक्ष एजेंसियों की जापान के प्रयोग पर निगाह है। आखिर क्या है अंतरिक्ष में जापान का अजूबा, इस रिपोर्ट में देखिए। 5, 4, 3, 2, 1। और इस तरह जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी से बना सैटेलाइट लॉन्च कर दिया। वुडन सैटेलाइट जापान का एक नया प्रयोग है जिस पर दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियों की नजर है। वुडन सैटेलाइट को क्योटो यूनिवर्सिटी और सुमिटोमो फॉरेस्ट्री कंपनी ने मिलकर बनाया है। इस प्रयोग के जरिए जापान जानना चाहता है कि लकड़ी से बना सैटेलाइट अंतरिक्ष में सरवाइव कर पाता है या नहीं। अगर जापान का यह प्रयोग सफल रहा तो आगे लकड़ी के दूसरे सैटेलाइट मंगल और चांद पर भी भेजे जाएंगे। इस प्रयोग के जरिए भविष्य में लकड़ी की मदद से चंद्रमा, मंगल जैसे ग्रहों पर इंसानों के लिए घर बनाना आसान हो जाएगा, क्योंकि लकड़ी किसी भी अन्य धातु की तुलना में हल्की और रिन्यूएबल होती है।
जापान ने लकड़ी के सैटेलाइट को लिग्नोसैट नाम दिया है। हथेली के बराबर के लिग्नोसैट को पहले जापान के स्पेस स्टेशन में भेजा गया। इसकी लॉन्चिंग स्पेस एक्स रॉकेट से की गई है। अगर स्पेस स्टेशन में लिग्नोसैट सरवाइव कर जाता है तो इसे आगे 400 किलोमीटर ऊपर ऑर्बिट में छोड़ा जाएगा, जहां यह देखा जाएगा कि -80-90 डिग्री में यह कैसे सरवाइव कर पाता है। होनोकी पेड़ की लकड़ी से बना वुडन सैटेलाइट 10 महीने स्पेस स्टेशन में रहेगा और आगे 6 महीने ऑर्बिट में घूमता रहेगा। इस दौरान हर 45 घंटे में यह जांचा जाएगा कि इसमें लगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ठीक से काम कर पाते हैं या नहीं। अगर यह प्रयोग सफल रहा तो अंतरिक्ष में यह जापान की लंबी छलांग साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।